अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर का बेसिकली लिंक है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से। कहां से? जैसे आप कोई भी किताबें उठाओगे ना, जैसे एनसीईआरटी वगैरह की, तो उनमें ना इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के साथ ही कैपेसिटर दिया होता है। पर क्या कैपेसिटर समझ नहीं आता वास्तविकता में अच्छे से जब तक आपको करंट स्टडी समझ ना है, इसलिए अपन लोग बीच में करंट स्टडी पढ़ाते हैं फिर कैपेसिटर पढ़ाते हैं। सही सीक्वेंस ये, बट आप जैसे एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर पता नहीं मैं पिछले टाइम पे बोला तो अभी बोल देता हूँ। कैपेसिटर को फील आने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आना, बेसिकली कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? क्योंकि पूरा खेल कंडक्टर, याद है कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक बार कंडक्टर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ, और थोड़ा बहुत स्फीयर्स। क्या चीज? मिलके थोड़ा सा रिवाइज करते सुने। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या सब मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे पता है आपको याद है, पर फिर भी मेरे को बोल रहे हो ताकि मेरा रिवीजन हो जाएगा। बस तुम मन याद कर लेना है ना, नहीं तो फिर तुम बोलोगे तो तुम्हें भी दुख होगा और मुझे दुख होगा, और फिर मैं दुख होगा तो तुम्हें दुख पहुंचाऊंगा। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करते है ना। कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री विद इन द सरफेस बाउंड्री। इसलिए उस पर अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या वो सारे चार्जेस अरेंजेड इन सच अ फैशन दैट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज अंदर जीरो होता है। कोई बुरे वाली बात ये बात हम समझ गए थे। फिर हमने बोला क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसलिए इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, इसलिए लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली करती है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद परपेंडिकुलरली करती है। उसके बाद हमने बोला कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो पूरा आउटर सरफेस पे मिलता है। कहाँ मिलता है? आउटर सरफेस पे। क्या हम लोग जान चुके थे? आउटर सरफेस। फिर मैंने आपको सॉल्व वाल कराए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि आउटर सरफेस पे तो चार्ज आ जाता है। फिर हमने बोला क्या वो आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आरसी, वेयर आरसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरसी इज द रेडियस ऑफ। हम थोड़े एक और अपर लेवल पे गए, हमने बोला जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या चीज? जो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई पूरे प्रूफ करके आपको बताया था, कोई बुराई वाली बात बोला था। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2x। सिग्मा स्क्वायर बाई कंडक्टर पढ़ाया, फिर नॉन कंडक्टर पढ़ाया, फिर स्फीयर्स पढ़ाए। स्फीयर्स में 4 टाइप के स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इन 4 में से 3 सेम होते हैं, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। और क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग होता है? उनके अंदर बाहर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बताई कि नहीं बताई? होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल k क्यू बाई बड़ा r होता है। बाहर के लिए कोई रटने की जरूरत नहीं है, फॉर आउटसाइड पॉइंट दे विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाई 3 एप्सिलॉन या k क्यू r बाई r क्यू। अरे हाँ ना बोल, तुम्हें कुछ नहीं याद पर तुम्हें सुन के लग रहा है हाँ पढ़ाया तो था। याद है कि नहीं याद है? k क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। होलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी आई थी k क्यू, ये यहाँ से थोड़ा लिंक होगा, अभी नहीं शुरुआत में याद कर। होलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी आई थी k क्यू स्क्वायर बाई 2r, और बताया था ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ये 0 से r में नहीं होती कि r से इंफिनिटी में होती है। फिर मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की आपको बताई थी 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई r। ये कुछ अंदर थी और कुछ खैर। हम हमारे कैपेसिटर टॉपिक पे आते हैं। कैपेसिटर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है, मतलब मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे लेवल ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स में। पर कैपेसिटर अपने आप में बहुत रिसर्च, जैसे मेरी ब्रांच सिरामिक थी तो उसमें कैपेसिटर बहुत पढ़ा जाता था, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है, बाद में पढ़ाया जाएगा आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा? इट्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल साइंस। जो आपके मदरबोर्ड में छोटे छोटे से ग्रीन से लगे होते हैं, या आपने कभी कोई भी चिप देखी उसमें ग्रीन से नहीं होते, वो सब कैपेसिटर है। ये आपके पंखे के ऊपर कंडेंसर लग रहा है, गोल सा, मोटर के ऊपर गोल सा लगा होता है, बोलो सिलेंडर सा, ये कंडेंसर भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ये सब कैपेसिटर होते हैं। ऐसा समझो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप ऐसा समझो कि आपने देखा हो तो जैसे आपके गांव में जो गांव होते हैं, जो अब तो खैर सब चेंज हो गया, जो गांव होते हैं उसमें ना कई बार जो किसान होता है वो मोटर चलाने के लिए ऐसे एक हैंडल लगाता है, बटन चालू करने के बाद हैंडल लगाता है और अरे यार आना बोल, तो झटका देता है। या कभी आपने देखा हो तो है ना, पंखा बंद हो जाए तो आपके घर वाले डंडे से हिलाते हैं और ये चल जाता है। कभी कभी होता है ऐसा। तो जो समझदार लोग होते हैं बोलते हैं कंडेंसर खराब हो गया,
कंडेंसर पंखा ही नहीं है सर, कौन डंडा मारेगा? हमारा तो पंखी है सर। अरे हाँ ना बोल। अच्छा तुम्हारा गांव पूरा सेंट्रली एयर कंडीशनड है बेटा, उसे एयर कहते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, पहले तो जो मैं बोला चमका। तुम्हारा तो घर में भी एसी ना, पूरा गांव ही सेंट्रलाइज एसी है ना तुम्हारा तो, है ना? हाँ बहुत बढ़िया है ना? पर हवा गर्म दे रहा है आजकल। क्या कह रहे थे? हाँ, तो बेसिकली जो कंडेंसर होता है ना, क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसका जो एग्जांपल आपको जो समझ आएगा वो है कैमरा। कैमरा जो होता है, जैसे हमने कैमरे अब तो खैर बड़े आ गए, ये सब मोबाइल में आने लगे। जो कैमरा आता है उसमें सेल डलते हैं, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, उसका फ्लैश चमकाओ। फ्लैश जब चलाते हो ऐसी रोशनी खुपा, ऐसा लगता है साला 100 वाट का बल्ब जलाओ या 500 वाट का जलाओ। साला उसको जलाया तो 4 वोल्ट की बैटरी ने, 4 वोल्ट की बैटरी इतनी रोशनी कैसे दे सकती है? इतनी रोशनी दे ऐसे समझो कि हमें ऐसा चाहिए था कि एनर्जी भर के कोई मिल जाए एकदम से। मान लो आपको एनर्जी बहुत सारी चाहिए, जैसे मान लो आप होली पे पानी से होली खेलना चाहते हो, तो ऐसे थोड़ी कि भाई साहब आप जो है आप क्या करते हो, आप टंकियों में स्टोर कर लेते हो पानी। क्या कर लेते हो? टंकियों में स्टोर। ऐसे थोड़ी भाई साहब ये मोटी पाइपलाइन खुदवाई पहले, आपको बहुत सारा पानी चाहिए एक साथ, तो आप क्या करोगे? वो जो पतली सी पाइप लानी है उसे बहुत सारी बाल्टी पानी की भर लोगे, फिर एकदम से सीधा ये खुपा। अरे हाँ ना बोले यार, दैट इज व्हाट वी डू। ऐसे ही एनर्जी में भी हमें चाहिए। जो मान लो आपको बहुत सारा पानी एक साथ चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपनी छोटी सी पाइपलाइन में से क्या भर लोगे? यस सर नहीं भरोगे, बाल्टी भर लोगे पानी। क्या भर लोगे? बाल्टी। और मान लो आपको एकदम से बहुत सारा पानी चाहिए, तो सारी बाल्टियां बाल्टी का पानी। यार हाँ ना बोल, तुम्हें मेरी बात समझ? ऐसी में एनर्जी में रिकॉर्ड, जैसे मतलब जब पंखा चालू करते हैं ना, तो समझो कि इसको चलाने के लिए झटका चाहिए एनर्जी का। चल बे, एक बार चल गया तो फिर कोई दिक्कत है ना? शुरुआत में एनर्जी ज्यादा चाहिए कि चल, एक बार चल गया तो फिर घूमता रहेगा ड्यू टू एनर्जी, आप ऐसे समझो। पर शुरुआत में उसे चलाने के लिए एनर्जी ज्यादा, ये एनर्जी जो है भर के रखता है कि कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा रिसोर्स है which stores energy and it releases instantaneously almost instantaneously to the source, बैटरी काम नहीं करती, बैटरी एनर्जी देती रहती बहुत देर तक। बोलो एकदम से एनर्जी, उसे बोलो एकदम से दे दे, वो नहीं देगी। बोले धीरे धीरे दे तो रही हूँ, कंटिन्यूसली दे रही हूँ। पर हमें कई जगह रिक्वायरमेंट होती है कि हम एकदम से एनर्जी दें। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स अस इंस्टेंटेनियस एनर्जी, almost instantaneous energy which is required in most of the cases like condenser in a fan, condenser in a motor पे भी कंडेंसर लगा होता है ऊपर गोला गोला सा, उसको एकदम से एनर्जी देता है। वो नहीं लगाओ ना तो आपको घुमाना पड़ेगा वैसे उसको पहले चलाने के लिए। अरे हाँ ना बोले यार, फ्लैश लाइट इन कैमरा, हमारे जितने भी सर्किट्स हैं उन सब में कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आपके मदरबोर्ड वगैरह होते हैं ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे से होते हैं, वो सब आपने टीवी खुली हुई देखी हो तो उसमें ग्रीन ग्रीन से होते हैं, वो सब कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बिना इलेक्ट्रिक सर्किट अधूरे हैं, आप ऐसा समझो, कोई बुराई वाली बात। अभी बेसिकली आप ऐसा समझो कि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें बाल्टी ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? जिसे हम एकदम से फेंक सकें। अब एनर्जी कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब कोई वस्तु है कि अच्छा तू 10 जूल एनर्जी लाया ले, आज मेरे पास कम है दे दे खाली, ऐसे तो होती नहीं है एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म में होती है, जैसे एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, बाद में अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है, वो अभी अपन वहां पे नहीं पहुंचे। तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर अच्छा ये एक डिवाइस नहीं है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ऐसे समझो कैपेसिटर एक ऐसी वस्तु है जो एनर्जी स्टोर करती है, जैसे कि बाल्टी में पानी भरा हो। अरे हाँ ना बोल, स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ, and we can take out this energy instantaneously for different purposes, and we can take out this energy instantly for different uses. That is why capacitor is used for in so many equipments like fan में condenser, motor में condenser, flashlight। बोलो क्लियर है एकदम? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में क्या काम आता है और ये क्या करता है, कैसे काम करता है ये भी पता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं लिखाऊंगा, ये 2-5 लाइन तुझे लिखनी है। सुनना क्या, हमारे को कई पहले ऐसे कहानी दिखनी है कि हमारे को कई इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिले बहुत सारी।
इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिले। इस दिक्कत को दूर करता है कैपेसिटर, जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो कि स्टोर करके रखता है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और ये हमें एकदम से एनर्जी दे सकता है बहुत सारी, जो काम बैटरी इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं। इसलिए कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, कई सारे क्या मैक्सिमम सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज में आता है। जैसे एक आध यूज लिख लेना, कंडेंसर इन अ फैन, फ्लैश लाइट इन अ कैमरा। क्या कहानी समझ आई? राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। कम से कम 5-7 लाइन लिखी होनी चाहिए चैप्टर की शुरुआत में। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता है। क्या देता है? इट विल एक्ट एज अ लाइक बाल्टी ऑफ एनर्जी। इट विल एक्ट लाइक अ, जिस भी जगह मुझे इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां पे मैं कैपेसिटर यूज करता हूं। या फ्लैश लाइट इन कैमराज, कंडेंसर्स इन मोटर्स एंड फैंस, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कई जगह यूज में आता है। कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। किसमें? अब हमें बेसिकली इस कैपेसिटर को ही पढ़ना है कि कैसे बनता है। तो इसकी बनने की प्रक्रिया को थोड़ा हम समझते हैं ताकि हमें बात समझ में आए कि अच्छा ये क्या करता है। हमें ये तो समझ में आ गया था कि भाई साहब हमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चाहिए। तो ऐसा समझो कि हमने शुरुआत करी एक स्फीयर से। किससे? स्फीयर से, आर। अगर इस स्फीयर पर मैं क्यू चार्ज दे दूं, क्या दे दूं, तो बताओ एनर्जी कहां मिलेगी? अगर मैं इसमें क्यू चार्ज दे दूं, बताओ एनर्जी कहां मिलेगी? अरे बात नहीं आई। कहां मिलेगी? बाहर। अच्छा, क्या आर से लेकर इन्फिनिटी? बोलो कितनी? के स्क्वायर बाई। अच्छा, ये एनर्जी कहां से बिखरी हुई है? आर से लेकर इन्फिनिटी, आर से लेकर। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना हो गया? के क्यू बाई आर। आवाज नहीं आई? के क्यू बाई ठीक भाई, इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। यानी कि अगर मैं स्फीयर को क्यू चार्ज दूं, कितना दूं? अब एक चीज डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस इज बेसिकली किसी भी चीज पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जितना ज्यादा वो चार्ज होल्ड कर पाएगा, क्या उतना ज्यादा एनर्जी रखेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो जितना ज्यादा चार्ज उस पर होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से आती है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा क्या उतनी ज्यादा एनर्जी रख पाएगा? तो इसे बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड द। अब समझते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर मैंने इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, कितना दिया? क्यू, तो इसमें पोटेंशियल कितना आया? कितना आया? तो इस चीज के लिए एक चीज डिफाइन करिए, ये रटना है आपको। इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटी टू, धीरे धीरे फील आएगी इसकी समय के साथ। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अच्छा भाई साहब, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज का क्या मतलब है? ध्यान समझे। क्यू चार्ज दिया, क्या दिया? क्या दिया? क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाई आर। मतलब कैपेसिटेंस इसे डिनोट करते हैं सी से। किससे? सी से। इसे डिफाइन करा गया क्यू बाई वी। क्यू बाई, ये वैसी बात है समझना जैसे R बराबर V बाई आई। R बराबर क्या R बराबर V बाई आई में क्या R डिपेंड्स ऑन V? क्या R डिपेंड्स ऑन I? क्या इट्स अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल? ऐसे ही C बराबर Q बाई V है। C बराबर जो Q और V पर डिपेंड, कैसे देखते हैं समझ आ जाएगा। इस सवाल को देख के समझ में आ जाएगा। Q बाई V, मान लो कि मैंने इस कंडक्टर को Q चार्ज दिया, इस पर्टिकुलर केस को, तो अगर इसकी कैपेसिटेंस की बात करें तो लिखोगे Q बाई V। V कितना? Q ने Q को, अच्छा 1 बाई K की वैल्यू, अरे K की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन हुई ना, तो कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R is what? Radius।
क्या ये प्रॉपर्टी क्यू पे डिपेंडेंट है? क्या वी पे डिपेंडेंट है? जैसे R बराबर V बाई आई गिव्स यू अ रेशियो, जो V पे भी डिपेंड नहीं करता और I पे भी डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल? ऐसे ही है, ओनली डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। अरे भाई हाँ ना बोल। कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन r, जिसको डिफाइन करा गया Q बाई V। अगर आप Q बाई V को थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया है, तुमने पहले कभी ऐसा नहीं सुना है, रेजिस्टेंस तो तुमने सुनी थी, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन समय के साथ धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ऐसी 2-3 चीजें करोगे आप, मतलब 2-3 चीजें करोगे, एक बाद में इंडक्टर भी आएगा। क्या आएगा? 3 मेजर सर्किट एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। रजिस्टर आपने 10th में सुना होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर आपने अभी सुना, तो आपके लिए पहली बार अनाउंस वो हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, नॉर्मल फिनोमेना है। 3 मेजर एलिमेंट होते हैं सर्किट के, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इंडक्टर आएगा ईएमआई में, किसमें आएगा? एल से डिनोट करेंगे, हेनरी उसकी यूनिट होगी, खैर अभी छोड़ो। तो Q बाई V क्या चीज? अगर आप ध्यान से देखो तो ये Q क्या है? कूलम पर वोल्ट, कूलम पर, बेकार है सोच, कूलम पर। इस कूलम पर वोल्ट को जैसे वहां पे यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, उसे बोलते थे ओम। क्या बोलते थे? यहां पे इसे बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैरेड। डरने की आवश्यकता पहले आप समझो। मान लो मैंने आपको बोला कि किसी सिस्टम की कैपेसिटेंस 2 फैरेड है। कितनी है? 2 फैरेड। तो तू समझ जाएगा कि इस पे अगर 1 वोल्ट लगाया जाएगा तो इस पे 2 कूलम चार्ज, और उससे तुझे अंदाजा लगेगा कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम मैंने आपको भले स्फीयर से सिखाया, बट वास्तविकता में जब चैप्टर चालू होता है तो ऐसे बताया जाता है कि फॉर एनी कंडक्टर, for any conductor, if we provide charge Q to it and we'll get the potential V, then the capacitance of the system is Q by V. For any conductor of any size and shape, if we provide charge Q to the conductor and if suppose the potential of the conductor is V, then the capacitance of that conductor is Q by V. Then the capacitance of the system is Q by V. फिर उसमें बोला जाता है कि C is independent of Q and V, पर उस जगह फील नहीं आती कि इंडिपेंडेंट क्यों है, इसलिए मैंने पहले ही एक इलस्ट्रेशन ले लिया जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाई कि ये फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर अ, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। तो पहले बताओ व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज कैपेसिटी टू होल्ड द पर यूनिट वोल्टेज। कैपेसिटेंस इज बेसिकली कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट। मैं ढंग से लिखाऊंगा, चिंता मत करो। अरे हाँ ना बोल यार। मतलब अगर मैं किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज दे दूं तो उसमें पोटेंशियल अगर V आ जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी Q बाई V, जो कहलाएगी कूलम पर वोल्ट, जिसे बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैरेड। क्या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V? ये बात समझ उस इलस्ट्रेशन से आती है। बोल यस और नो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो अभी आपको कैसे लिखना मैं बताता हूं। पहली बात हम डिफाइन कर रहे हैं कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस फॉर अ, वो क्या होती है? कैपेसिटी टू होल्ड द, तो हेडिंग डालो कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टर। सीक्वेंस में लिखा दो बिल्कुल अच्छे से। लिखो कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टर। अब लिखो कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टर में लिखो, कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टर में लिखो कैपेसिटी, कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टर में लिखो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज बेसिकली कैपेसिटेंस। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज इज बेसिकली कैपेसिटेंस। अब ये बना लो जो ये लिख रखा है ये। अब बेसिकली हमें, अच्छा ये बताओ, अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी ज्यादा रख पाए, हम चाहते हैं कि एनर्जी, तो क्यों ज्यादा होना चाहिए कम? तो कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए कम? भाई इसका मतलब हम कम पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज रखने चाहिए, तभी तो हम एनर्जी ज्यादा, अरे हाँ ना बोले यार, तभी तो हम एनर्जी ज्यादा रख पाएंगे। तो हमारी कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए कि कम? बेकार रिस्पॉन्स। ज्यादा की कम? ज्यादा होनी। अब देखते, हमने सबसे पहले कैपेसिटर पढ़ा वो था 4 पाई एप्सिलॉन r। क्या था?
4 पाई एफ नॉट आर। याद करो एफ नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 into 10 to the power minus into r। अब बता दे, ये बहुत बड़ी बहुत छोटी, अब 10 to the power minus 12 है। तो 1 मीटर का स्फीयर लेना, 1 मीटर इतना होता लगभग, उसका रेडियस का मतलब ये, उस स्फीयर इतना बड़ा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी, मतलब तो उसमें 5000 वोल्ट भी लिया है ना तो भी साले पे कभी भी 1 कूलम, तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बहुत कम, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम। तो प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा, ठीक है। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, अर्थ भी कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं है। अर्थ तो कंडक्टर है ना, उसका रेडियस 6400, वो भी 1 फैरेड नहीं हो रहा। अबे 6400 किलोमीटर रख लो ना, नहीं आएगा 1। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मतलब वो एक आ भी जाए तो भी ऐसी कोई खास बात। अबे अर्थ जैसे बड़े बड़े कंडक्टर थोड़ी बनाएंगे भाई। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। तो बेसिकली यार ये कैपेसिटेंस बहुत कम है। तो पहली बात इसका मतलब ये समझ में आता है कि 1 फैरेड, क्या चीज 1 फैरेड इज अ लार्ज क्वांटिटी, इज अ, पहली बात ये समझो। इसलिए जनरली जो तुम्हें सुनाई देगा ना यूनिट्स, वो माइक्रो फैरेड्स में होगी। किस में होगी, माइक्रो फैरेड या मिली फैरेड। 2 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड, 6 माइक्रो फैरेड। 2 माइक्रो फैरेड का माइक्रो फैरेड करने में भी इसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब। यार हाँ ना बोल। तो 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, 1 फैरेड बहुत, पर फिर भी हम उसे बड़ी तो करना ही चाहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसलिए जो भी आपको सवाल दिखेंगे ना, उसमें से 5-7 फैरेड 10 फैरेड ऐसे नहीं होगा, उसमें होगा 2 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड। अरे यार तुझे मेरी बात समझ। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि साले हमें जो है कैपेसिटेंस, ये जो हम ऐसे नॉर्मल कंडक्टर लेते हैं, साले इनकी तो कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, इनकी कैपेसिटेंस तो बहुत, तो साला मैं कितनी बैटरी लगाऊंगा तो कितना सा चार्ज आएगा, कितनी सी एनर्जी स्टोर होगी, उसमें कोई शक वाली बात। क्योंकि अगर हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लाएंगे तभी चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए बैटरी लगाएंगे। पर कितनी बड़ी बैटरी लगा लेंगे, 1 कूलम लाने के लिए साला प्राण निकल आएंगे। अरे कभी तो हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया। तो हमें बात समझ में आई कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही जरूर है, पर हमारे वास्तविक जीवन में उसका कोई खास यूज, क्योंकि वो बहुत छोटा है, क्योंकि वो बहुत, तो ये बात अपने भाषा में लिख लो कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इन कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस बहुत कम है। ये सब लिख लेना, इन सब कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस बहुत कम है। इसका मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए जनरली सवाल माइक्रो फैरेड्स में होते हैं, इसलिए जनरली यूनिट माइक्रो फैरेड होती है। या जो तुम्हें लिखना लिख लो, अपनी भाषा में लिखो, भाषालेश प्राणियों। हाँ भाई, अब देख, अब देख, इधर देख, अब देख, अब देख क्या है कि जो आपके कंडक्टर हैं क्या हैं, जैसे मान लो अपन यहां समझाते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट भी आपको ले जा सकता हूं, पर थोड़ी सी फील कर लो, ठीक लगेगा। ये समझ में आया भाई, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है Q/V। क्या होती है, क्या होती है Q/V, उसे अपन कैपेसिटेंस कहते हैं। अपन ने बोला उसकी यूनिट जो है कूलम पर वोल्ट, जिसे अपन फैरेड बोलते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक्चुअली जब हमने एक कैपेसिटर लिया, हमने एक कंडक्टर लिया, तो हमने देखा कि उसका रेडियस अगर R है, तो हमें समझ में आया कि उस पर अगर चार्ज दिया जाए तो उस पर जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आई वो kq²/2r आई। इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम थी, 4πε0r। बोल यस और नो। असलियत में आई थी C = Q/V से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ ये तो था ही इसमें कि इसमें जो है कैपेसिटेंस कम थी, इसके साथ साथ इसका एक ड्रॉबैक और था। ये जो एनर्जी आपको kq²/2r मिल रही थी, ये kq²/2r एनर्जी कहां से कहां तक बिखरी हुई थी,
ये वैसी बात हुई कि तेरे को बोले एक बाल्टी पानी देना, वो बाल्टी पानी भर के तो लाए पर ढोल दे तेरे आगे, ले समेट ले। अब तू किसी बोले एक बाल्टी पानी लाना, तो एक बाल्टी पानी लाए और तेरे आगे ढोल दे, ले अब ले ले। अरे हाँ ना बोल यार, है वो एक बाल्टी पानी पर तेरे काम का, ये वैसी बात है। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज नहीं था कि इसकी कैपेसिटेंस कम है, इसका एक डिसएडवांटेज, अरे हमें एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी बिखरी हुई कि बंधी हुई? हमारे काम की एनर्जी तब है जब वो बिखरी हुई हो कि बंधी हुई हो। इसमें बिखरी हुई है, बंधी हुई है। तो वास्तविकता में ऐसी चीजें किसी काम की, तो कैपेसिटर जो असली कैपेसिटर होते हैं उनसे काफी डिफरेंट होते हैं, उन्हें समझे वो कैसे बनते हैं। अब चलो ये तो ठीक समझ आएगा भाई, इसमें एक तो एनर्जी बिखरी हुई थी, किसी काम की नहीं थी, और कैपेसिटेंस भी कम थी, तो दोनों नुकसान हुए। चलो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए कुछ क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट ने गलती से ये जो कंडक्टर था ना जिसके पास चार्ज रखा था, इसके पास में वो क्या हुआ, गलती से घर जाते वक्त वो एक न्यूट्रल कंडक्टर छोड़ गया, ऐसी गलती से न्यूट्रल छूट गया उससे। चूंकि न्यूट्रल कंडक्टर छूट गया, क्या इस पे इस प्लस की वजह से यहां माइनस आ गए और यहां, तो सोच अगर इसका पहले पोटेंशियल V था, कितना था, अब इसका पोटेंशियल क्या है, V या V से कम या ज्यादा? देख इसका खुद का तो V है, क्या माइनस वाला ज्यादा पास में और प्लस वाला दूर, तो इसका V जो V, अब जो इसका पोटेंशियल है वो V है कि वो कुछ अलग है? अब वो V डैश पहले से कम है ज्यादा, तो V डैश के पहले से कम है यार, हाँ ना बोल। अब अगर इस नए सिस्टम की अपन कैपेसिटेंस लिखे, नया सिस्टम मान लेते हैं इसको, तो क्या इसका C लिखा जाएगा Q बाई V डैश, Q बाई, तो ये C डैश जो आएगा क्या ये पहले वाले C से ज्यादा होगा? फायदा होगा कि नुकसान? फायदा नुकसान, फायदा नुकसान। उसने बोला यार ये तो साला फायदा हो गया यार, कैपेसिटेंस बढ़ गई यार। उसने दूसरे साइंटिस्ट को बहुत खुश होकर बताया, देख 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 देख। उसने बोला हाँ, फिर उसे अक्ल लगाई कि साला इसका पोटेंशियल V डैश क्या इस माइनस की वजह से घट रहा है, तो उसने बोला इसे न्यूट्रल क्यों रखो, इसे दे दो प्लस और इसे दे दो। अब जो पोटेंशियल आएगा V डबल डैश, क्या वो और कम होगा V डैश से? तो कैपेसिटेंस क्या आएगी, Q बाई V डबल डैश C डबल डैश, C डबल डैश इज ग्रेटर देन C डैश इज। क्या ये सिस्टम और फायदे का, ये सिस्टम और? तो यार समझ आया कि ऐसा सिस्टम एक अकेला लेने की बजाय दो कंडक्टर लो, एक अकेला कंडक्टर लेने की बजाय एक पे प्लस लो और एक पे, तो क्या ऐसे सिस्टम की कैपेसिटेंस ज्यादा होती है? ऐसे सिस्टम की कैपेसिटेंस, फिर इसमें और बहुत मोटी, पहले तो क्या ये बात समझ आएगी कि सिंगल कंडक्टर सिस्टम अच्छे कि दो वाले, एक पे प्लस और एक पे, फिर इनमें बहुत मॉडिफिकेशन हुए कि इनको ऐसे सजाया गया ताकि आपको एनर्जी बंधी हुई मिले, ये हो वो हो। मेनली उसमें तीन टाइप है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर ये वाला नहीं, दो मिलाकर, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके कोर्स में मेंशन सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हालांकि एंड में हम थोड़ा थोड़ा आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ाएंगे, पर आपके मेनली कोर्स में कौन मेंशन्ड है? तो तीन टाइप के ऐसे कैपेसिटर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आपके कोर्स में कौन से मेंशन्ड है? पैरेलल। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है देखें, ये कोई इनके सिस्टम, तो आपको लगे हाँ यार फायदा हुआ है, तो कैसे देख, पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या करा उसमें, दो प्लेटली कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें क्या करा ध्यान से समझना, एक प्लेट ली, अच्छा प्लेट इनफाइनाइट ले सकते हैं क्या? इनफाइनाइट असलियत में होती है कि रिलेटिव है? क्या मेरा हाथ भी इनफाइनाइट प्लेट हो सकता है अगर मैं उसके पास में बहुत पॉइंट ले लूँ, यस और नो? तो आप ऐसे समझो कि ऐसा बोला जाता है टू इनफाइनाइट प्लेट्स, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस क्यू। अब पुरानी बातें याद कर, जब भी अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू याद कर, टोटल चार्ज का आधा कहाँ होता था? बाहर। बेकार रेस्पॉन्स। टोटल चार्ज का आधा कहाँ होता था? बाहर। तो क्या यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, तो क्या पूरा प्लस यहाँ मिलेगा? तो क्या पूरा माइनस भी यहाँ मिलेगा? अब तुझे याद करो तो क्या एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाई, सिग्मा बाई नहीं आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। यहां पर माइनस सिग्मा है, माइनस क्यू बाई ए। अरे कभी तो हाँ ना बोल, कोई बुरे वाली बात? बहुत बढ़िया साहब। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस सिग्मा की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में अंदर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कारणों की वजह से, इस प्लेट की वजह से जुड़ रही है। देख, इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या थी? सिग्मा बाई, अगर ये इनफाइनाइट प्लेट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इधर, और ये माइनस है तो क्यों, तो भी क्या इधर, तो अंदर टोटल कितनी हुई? सिग्मा बाई, अच्छा बाहर कितनी हुई? यहाँ कितनी हुई, यहाँ कितनी हुई, यहाँ कितनी हुई? क्या दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो गई? अरे नहीं आया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी, मुझे लगा तुम्हें आया। देख इसका पहला बात, क्या ऐसे करने से वाकई कैपेसिटेंस तो बड़ी होगी? वाकई कैपेसिटेंस तो, इसमें कोई शक वाली बात। दूसरी बात, क्या एनर्जी बिखरी हुई मिली कि बंधी हुई? क्या बाल्टी की तरह मिली? यार हाँ ना बोल। क्या एक फिक्स्ड रीजन में एनर्जी मिली? फायदे का सौदा नुकसान का? किसका? अब कैपेसिटेंस निकाल लो। अगर तू बहुत ध्यान से और फील करे तो सोचना कि जब मैंने बोला कि इसका पोटेंशियल KQ/R था, तो ये Q कहां से लाया था? इनफाइनाइट। और याद करें पोटेंशियल KQ/R तब लिखते हैं जब इनफाइनाइट का 0 मानते हैं। तो दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इनफाइनाइट। और कह सकते हैं कि उस पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां से चार्ज को तोड़ के लाए। जब हम Q चार्ज को यहाँ लाए तो हम मानते हैं कि इसे इनफाइनाइट पे कंडक्टर रखा था जिससे तोड़ के, तो क्या बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द चार्ज फ्रॉम वेयर वी हैव डिटैच्ड इट। तुझे मेरी बात समझ? अगर बहुत ध्यान से समझो, जब अगर मैं इन सिचुएशन में देखूं तो इस पे कितना चार्ज? माइनस, और इस पे कितना? Q। तो वास्तविकता में क्या करते हैं, यहां से निकाल लो Q, उठाकर यहां पर ले आओ, तो इस पर हो गया प्लस Q और इस पर हो गया। तो ये V जो पोटेंशियल होता है, ये इस कंडक्टर का पोटेंशियल होता है, इसका होता है या डिफरेंस होता है? मुझे लगा है तुम्हें आया। तो वास्तविकता में जब आप C बराबर Q/V लिखते हो, C बराबर, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ वैसे वैसे डेफिनेशन भी मॉडिफाई हुई। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो असलियत में जो वास्तविकता में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या इस सिस्टम की कैपेसिटेंस वो ही C बराबर Q/V, यानी कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स? बोल यस और नो। तुम्हारे प्राण प्रखेरु। क्या हुआ, तुम डर गए थे क्या? हाँ एक बार और सर, पर अब की बार मैं टंगड़ी मार दूंगा। यार तो C बराबर Q/V, where V is the potential difference, where V is the, अब देख समझ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सुन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज? क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है E × D? कुछ नहीं पता पुराना। अरे E बराबर dV/dx, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज E × D? D इज व्हाट? क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी? अरे नहीं आया। तो क्या V बराबर E × D? E कितना? सिग्मा बाई × D। व्हाट इज सिग्मा? Q/A, तो Q D/A एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है? यहां रख दो, Q D/A एप्सिलॉन नॉट। Q ने Q को एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड Q? क्या इट ओनली डिपेंड्स ऑन डायमेंशन? इट ओनली डिपेंड्स ऑन। और सोच, इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है। क्या A/D के रेशो को इतना छोटा ले सकते हैं कि C बढ़ जाए? अरे मुझे लगा है तुम्हें आया, नहीं आया। एरिया ले लो ज्यादा, D ले लो कम, तो क्या अपने आप ये इनफाइनाइट भी बन जाएगी? नहीं आया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट। इस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, एप्सिलॉन नॉट। क्या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V? मैं जानता हूं जो मैंने अभी पढ़ाया ये आपने जीवन में कभी पहले नहीं सुना, पर ये आने वाले जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए आपके मन मंदिर में बसी हुई होनी चाहिए। बता दो, कहानी जो लिखनी है लिखो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। 5-7 मिनट दे रहा हूं। C = εA/V।
अब बेसिकली इसमें सिंपल जो सवाल आते हैं, मान लो आपको एरिया बताओ, क्या बताओ, मतलब कई बार आपको जरूरत पड़े एप्सिलॉन के लिए, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 8.8 - 6। अगर अपन सिंपल सी बात करें, ऐसे मान लीजिए कि खुबाज ऐसे दो प्लेट्स हैं, ऐसे दो प्लेट्स हैं, मान लो इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है, और इनके बीच की दूरी सी है, और आपको सब कुछ गिवन हो, तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? टाइम पास, जल्दी बोलो। एप्सिलॉन A/B/C। कोई दिक्कत? कभी अगर ये प्लेट्स ऐसे नहीं लेके, अगर अपन ऐसे सर्कल में ले लें रेडियस R वाली, तब भी क्या अपन इसकी कैपेसिटेंस लिख सकते हैं? वैल्यूज गिवन होती है, दूरी d ले लो, ये दूरी है, बोलो कैपेसिटेंस बोलो, एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर बाई a। इतने आसान सवाल बताने का कोई लॉजिक बता ले फटाक से, टाइम पास नहीं करते इसमें। चलिए देखिए, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, भाई ये बात समझ में आ गई कि उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट d/d है, एप्सिलॉन A/d है, बट मेन खेल तो कैपेसिटेंस के साथ साथ क्या उसकी एनर्जी का भी था, उसकी एनर्जी की भी था। तो एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ऐसे मान लेते हैं अपन, ऐसे कैपेसिटर है अपना। हमें समझ आता है कि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इतनी है, कितनी है, सिग्मा बाई 2f। मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, कितना है, v। तो जो तू ये पुरानी बात याद कर, तेरे को एक चीज पढ़ाई गई थी, एनर्जी डेंसिटी, भूल गया तू? याद है कि एनर्जी डेंसिटी विद प्रूफ पढ़ाई थी, क्या फॉर्मूला था उसका? हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, कुछ याद है? हाफ एप्सिलॉन e square is the formula for energy density, is the formula for energy density, where E is the electric field, where E is the energy density हुआ करती थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, याद कर एनर्जी डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि एनर्जी आ जाएगी? वॉल्यूम से। किससे? तो यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एनर्जी इन द कैपेसिटर कितनी हुई? देख, एनर्जी इन कैपेसिटर लिखी जाएगी, एनर्जी इन कैपेसिटर लिखी जाएगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इनटू एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई कितना? अच्छा, सिग्मा कितना? क्यू बाई ए, सिग्मा कितना? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन की जगह लिखा हमने क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम, क्या इस प्लेट का एरिया ए है? इस प्लेट का एरिया, और ये दूरी d, ये दूरी, तो वॉल्यूम कितनी हुई? AD। नहीं आया AD, तो ध्यान से देखो अच्छे से क्या लिखा गया। अगर आप ध्यान देखो तो लिखा गया हाफ एप्सिलॉन नॉट नीचे बच गया, एक ए ने एप्सिलॉन A क्यू स्क्वायर d। फिर एप्सिलॉन A बाई d देखा लग रहा है, एप्सिलॉन A बाई d, एप्सिलॉन A बाई d C। ओहो, तो क्या एनर्जी का फॉर्मूला आया? Q स्क्वायर बाई 2C। एनर्जी इन कैपेसिटी का फॉर्मूला आया Q स्क्वायर बाई 2C। अच्छा, C होता है Q बाई V, या फिर बोल सकते हो Q बराबर CV। Q बराबर C होता है Q बाई V, या फिर Q बोल सकते हो CV। नहीं आया, यहाँ पे Q के लिए CV रख, C स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2C, क्या हाफ CV स्क्वायर। तो कैपेसिटर की एनर्जी के दो फॉर्मूले रट लो डायरेक्ट, Q स्क्वायर बाई 2C, बेकार रेस्पॉन्स, Q स्क्वायर बाई 2C या फिर Q स्क्वायर बाई 2C या फिर रात को 2 बजे भी याद होना।
तो एक कैपेसिटर एक बाल्टी ऑफ एनर्जी है जिसकी कैपेसिटेंस ε0A/d होती है। उसके अंदर एनर्जी क्या Q²/2C या क्या एनर्जी ½ CV² बोली जा सकती है। मुझे लगा है तुम्हें आया। क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है जो कि डिफरेंट यूजेस में ली जाती है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या है? एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ ली अपन ने। कितना क्या फॉर्मूला आया? ½ CV² और Q²/2C। कोई बुराई वाली बात? सोच लो। और क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने कैपेसिटेंस पढ़ी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक्सेलरेशन। अबे तुम्हें अभी तो पढ़ाया, क्या कर रहे हो? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0। बोलो क्लियर है क्या? सोच लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न।